Dear friends, नमस्कार. My name is Dr. S.K. Sharma. I am an assistant professor of English. जैसा कि आपको पीछे दिख ही रहा है, ये हमारे जो है 1K सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि केवल 1 महीने में, बहुत कम समय में, ये बहुत ही वंडरफुल बात है कि और ये आप लोगों के डेडिकेशन और डिवोशन की वजह से हुआ है और आप लोग रेगुलर क्लासेस देख रहे हैं. मैं देख रहा हूँ तो कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं कि 7 o'clock मीन 7 o'clock है ना. आपको मैंने बताया था, आपको मैं बताऊंगा. मैंने उनके नाम भी नोट कर लिए हैं और जब वो सक्सेसफुल होंगे तो उनकी पूरी स्टोरी मैं आपको इस पे यूट्यूब पे बताऊंगा कि किस तरीके से अपने अपने फील्ड में किस तरीके से टॉप लेवल पे पहुंचे हैं. और वो ये आपको बताएंगे कि इसका रीज़न क्या है कि हम सबसे पहले क्लासेस लेते थे और उसका बेनिफिट जब आपको बताएंगे. अभी मैं बता रहा हूँ तो आप मेरे अनुभवों से सीख जाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना. बाद में जब एक साथ लोगे क्लासेस तो आपको थोड़ा सा उतना बेनिफिट नहीं हो पाएगा जो इतना आप अब कर रहे हो. ठीक है, तो आप लोग इन बातों को समझने की कोशिश करें क्योंकि मैं अपने 24 साल के अनुभव को शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, है ना. अपने अनुभवों से सीखने के लिए तो ये जन्म कम पड़ जाएगा आपको. तो देखिए ये अपने 1K सब्सक्राइबर्स है ना, ये आपको दिख ही रहा है. तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं. देखिए लास्ट क्लास जो है हमने उसमें पढ़ा था कि वन ऑफ के बाद का नाउन. लास्ट क्लास जब हम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि वन ऑफ के बाद का नाउन जो है वो हमेशा प्लूरल होता है लेकिन वर्ब क्या होती है, सिंगुलर होती है. लेकिन हमने ये पढ़ा था कि यदि रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो फिर रिलेटिव प्रोनाउन से पहले वाला जो नाउन या प्रोनाउन है जिसे उसका एंटीसीडेंट कहते हैं, फिर वर्ब एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है. मैंने आपको बताया था यदि द ओनली आ जाए तो फिर वर्ब सिंगुलर होती है. ये 3 चीज़ें हमने पढ़ी थी. उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट है आपका ये सेंटेंसेस देखिए. हियर आर ऑब्लिक इज सम कैट्स. देयर वॉज आएगा या वर आएगा, ए किंग. देयर वॉज ऑब्लिक वर 5 kings. There are many students who are absent today. The following, अब ये यहाँ पे ये था कि is आएगा या are आएगा, है ना. The following is ऑब्लिक are the problems in the execution of the plan. मैंने कहा कि वहाँ सब कुछ बिल्लियाँ हैं, वहाँ एक राजा है, वहाँ 5 राजा थे. और मैंने कहा कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स या देयर इज़ मैनी स्टूडेंट्स, जो भी होगा, वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि एब्सेंट हैं. फिर मैंने कहा निम्नलिखित जो है परेशानियाँ हैं इस प्लान को एग्जीक्यूट करने में, इस प्लान का क्रियान्वयन करने में निम्नलिखित समस्याएं हैं. तो इसमें इज़ आएगा, आर आएगा, क्या आएगा. लिसन, सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए, आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा. और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह समझिए. कई बार क्या होता है, कई लोगों को चीज़ें आती तो हैं लेकिन उसकी डेप्थ की बातें पता नहीं होती, तो फिर वो क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन जैसे ही थोड़ा सा घूमता है तो परेशानी आ जाती है. तो मैं चाहता हूँ आप ना घूमें. देखो कुछ वर्ड्स हैं, एक है HERE हियर, THERE देयर और द फॉलोइंग. देखो हियर, देयर और द फॉलोइंग. पहली बात तो ध्यान रखना इसका प्रोनाउंसिएशन होता है हियर. कई लोग उसको हेयर बोल देते हैं, हेयर नहीं हियर. यदि आपको ट्रांसक्रिप्शन आता है तो हियर और नहीं आता तो ध्यान रखना इसका प्रोनाउंसिएशन होता है हियर. अब ये आर आप बोलो या नहीं बोलो, ये आर की बात है, आर की अलग कहानी है जो फोनेटिक्स में पढ़ेंगे हम. तो देखिए यदि आपके सेंटेंस में हियर, देयर और द फॉलोइंग आए, ठीक है, और वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो, यानी किसी चीज को इंट्रोड्यूस करने वाला, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कह सकते हो आप उसको. देखो यदि आपके सेंटेंस में हियर, देयर और द फॉलोइंग आए, वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो. इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का मतलब आप ये समझ लीजिए वो सेंटेंस के शुरुआत में हो, हियर, देयर और द फॉलोइंग. यदि ये सेंटेंस के शुरुआत में हो तो फिर इनको डमी सब्जेक्ट बोलते हैं. डमी, इनको क्या बोलते हैं, DUMMY, डमी सब्जेक्ट. फिर इनको हम क्या बोलते हैं, डमी सब्जेक्ट बोलते हैं. डमी का मतलब आप समझ लीजिए नॉट रियल. डमी का मतलब नॉट रियल, यानी वास्तविक नहीं, यानी ये वास्तविक सब्जेक्ट नहीं होते हैं. यदि सेंटेंस में हियर, देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हैं, यानी सेंटेंस की शुरुआत में हैं, तो फिर वो
डमी सब्जेक्ट कहलाते हैं। डमी सब्जेक्ट मतलब नॉट रियल, वो रियल नहीं है। अब रियल नहीं है, वर्ब तो रियल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होगी, तो फिर रियल सब्जेक्ट जो होता है वो वर्ब के बाद आता है। ये सेंटेंस में यदि हो तो फिर हम वर्ब के बाद देखेंगे कि भाई कौन सा सब्जेक्ट है। अब देखो यहाँ पर है सम कैट्स, यहाँ हियर है तो ये तो डमी सब्जेक्ट हो गया। तो हमने देखा यहाँ पर क्या है, मैं एक बार पेन चेंज कर लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, रेड कर देते हैं, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पर क्या है, सम कैट्स, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, सम कैट्स। यदि सब्जेक्ट सम कैट्स है तो सम कैट्स क्या है, प्लूरल है, तो ये रियल सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब डिसाइड होगी, तो वर्ब क्या होगी, आर होगी, इज नहीं होगी। फाइन। नेक्स्ट देखो, देयर वॉज या वर ए किंग। अब देखो देयर तो डमी सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग तो होगी नहीं, तो अब वर्ब के बाद देखो ए किंग। अब ए किंग क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है, एक वचन है, तो वर्ब इसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगी, तो वॉज होगा, वर नहीं होगा। फाइन। देखो अगेन देयर तो यहां पर है, लेकिन जब देयर सेंटेंस की शुरुआत में है तो आप उसको डमी सब्जेक्ट बोलते हो, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बोलते हो। डमी मतलब रियल नहीं है, तो रियल सब्जेक्ट कहां ढूंढेंगे, वर्ब के बाद। तो हमने देखा वर्ब के बाद क्या है, 5 किंग्स, 5 राजा, तो 5 तो बहुवचन है, प्लूरल है, तो प्लूरल है तो वर्ब वर होगी, वॉज नहीं होगी। फाइन। फिर मैंने कहा देयर आ गया, लेकिन देयर के बाद मैंने क्या कहा, यदि देयर है तो वो डमी सब्जेक्ट है, तो रियल सब्जेक्ट क्या हो गया, मैनी स्टूडेंट्स, क्या हो गया, बहुत सारे छात्र, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, तो प्लूरल हो गया, तो प्लूरल हो गया, तो वर्ब क्या होगा, आर होगा, इज नहीं होगा। मैंने कहा द फॉलोइंग, निम्नलिखित। अब देखो निम्नलिखित के बाद मैंने कहा कि ये भी डमी सब्जेक्ट होता है, तो आप वर्ब के बाद देखिए द प्रॉब्लम्स, क्या है, द प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मतलब प्लूरल है, और यदि प्लूरल है तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगी, यदि प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी, तो प्लूरल क्या है, आर, इज नहीं होगा। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखनी है। हियर देखो, हियर भी ध्यान रखना है, प्रोनाउंसिएशन हियर है, कई लोग हेयर बोलते हैं, हेयर, हेयर नहीं होता, हियर। हियर देयर द फॉलोइंग डमी सब्जेक्ट होते हैं, रियल नहीं होते, तो इसलिए हमें यदि सेंटेंस के इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस की शुरुआत में ये आए, तो फिर हमें वर्ब जो है किसके अकॉर्डिंग लगानी होती है, वर्ब के बाद जो होता है वो रियल सब्जेक्ट होता है। उस रियल सब्जेक्ट को देखते हैं, वो सब्जेक्ट क्या है, वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। इस तरीके से हमें जो है वर्ब डिसाइड करनी होती है। इज इट क्लियर? अब आगे देखिए, ये एक शब्द ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। एक शब्द है PLAN, एक होता है PLAIN, और एक होता है PLANE। देखो 3 शब्द हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। PLAIN, PLAN और PLANE, ये शब्द जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है इन शब्दों को। PLAN का प्रोनाउंसिएशन होता है प्लान, आप हिंदी में कहें तो प्लान। अब जानते हो कोई प्लान बनाना, ये होता है प्लेन, PLAIN, प्लेन। प्लेन, प्लेन का मतलब होता है क्लियर, कि मेरा आइडिया तो बिल्कुल प्लेन है, ठीक है ना, बहुत ही प्लेन सी बात बता रहा हूँ आपको, कहते हैं ना बहुत ही स्पष्ट सी बात बता रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात बता रहा हूँ, बहुत सी प्लेन सी बात बता रहा हूँ आपको कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत स्पष्ट सी बात बता रहा हूँ, तो वो PLAIN, प्लेन। एक होता है PLANE, जिससे आप बोलते हो, आप जानते हो, AEROPLANE, एरोप्लेन, हवाई जहाज। तो ध्यान रखना ये तीनों शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, इनका मतलब क्या होता है, इनकी स्पेलिंग क्या होती है, और इनका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक ही होता है, PLAIN का और PLANE, इनका प्रोनाउंसिएशन सेम है, प्लेन, और उसका प्लान। इसका मतलब प्लान आप जानते हो, कोई प्लान बनाना, उपाय बनाना, विचार, ये प्लेन क्लियर स्पष्ट, और ये PLAIN, प्लेन मतलब एरोप्लेन। तो ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है, आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछते हैं, कंपेटिटिव एग्जाम में, और RPSC से होने वाली एग्जाम जो है, टीचरशिप की जो भी एग्जाम्स होती हैं, लेक्चरशिप की जो एग्जाम होती हैं, सीनियर टीचर की जो एग्जाम होती हैं, उसमें तो फोनेटिक्स पूछते हैं और बच्चे वहाँ गलती करते हैं, तो आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट देखिए, अभी हमने पढ़ा हियर, देयर और फॉलोइंग। अब नेक्स्ट देखिए, यदि इट की बात हो, IT, इट, यदि आपका सब्जेक्ट जो है इट हो, यानी इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो, बात एक ही है, यदि आपका सब्जेक्ट क्या हो, इट हो, तो पहली बात तो ध्यान रखना, इट का यूज़ किस किस चीज़ के लिए करते हैं जनरली। इट का यूज़ करते हैं टाइम के लिए, डेट के लिए, वेदर के लिए,
और नेक्स्ट करते हैं डिस्टेंस के लिए, टाइम, डेट, वेदर और डिस्टेंस जनरली, और भी जनरली इन चीज़ों के लिए करते हैं, टाइम बताने के लिए। पहली बात तो ध्यान रखना। दूसरी बात ये है जो इट से रिलेटेड आपको ध्यान रखना, इट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आएगी। तो नेक्स्ट ध्यान रखना है, इट इज फॉलोड, इट को आप इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हो, इट इज फॉलोड बाय ए सिंगुलर वर्ब। आपको ध्यान रखना है, इट इज फॉलोड बाय, इट के बाद आती है, इट इज फॉलोड, फॉलोड मतलब के बाद आना, इट के बाद क्या आती है, SINGULAR सिंगुलर वर्ब। जैसे मैं कुछ भी इंग्लिश में लिख रहा हूं तो उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट कर रहा हूं ना, कुछ कुछ बातें आप इंग्लिश में भी लिखेंगे तो ठीक रहेगा, और जैसे जिनको प्रॉब्लम होती है वो हिंदी में मैं बोल रहा हूं आप लिखें। इट इज फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब। मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि हर बच्चा अपने जो है नोटबुक लेकर बैठे और उसके कंप्लीट नोट्स बन जाएंगे, पूरे नोट्स बन जाएंगे, कहीं कोई बुक की नोट्स की इधर उधर किसी की जरूरत ही महसूस नहीं होने दूंगा, आप देखते जाएं, है ना। इट इज फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब। इट जो है उसके बाद क्या आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। इट का प्रयोग टाइम के लिए, वेदर के लिए, डेट के लिए या डिस्टेंस के लिए करते हैं। जैसे मैंने कहा इट इज, तो इट के बाद कैसी वर्ब आई, इज, इट इज अ टेबल। अब देखो मैंने कहा इट इज 5 o'clock, टाइम बताया, यहाँ क्या बताया, टाइम। मैंने कहा इट्स मंडे अगेन, इट्स मंडे अगेन, दोबारा से मंडे आ गया, तो क्या बताया आपने, यहाँ टाइम बताया, यहाँ आपने क्या बताया, डे बताया। इट्स फ्रीजिंग, आज तो बहुत जमा देने वाली ठंडक है ना, फ्रीजिंग मतलब जमा देने वाली। तो वेदर बताया, फिर नेक्स्ट क्या बताया आपने, इट इज 5 miles फ्रॉम हियर, ये यहाँ से 5 मील दूर है, तो क्या बताया आपने, डिस्टेंस। देखो मैंने आपको एक चीज बता चुका हूं, ध्यान रखना, यदि मैं 5 के बाद हाइफन लगा दूंगा तो क्या लिखोगे, MILE, ये भी ध्यान रखना। ये 5 miles है, लेकिन 5 के बाद यदि मैं हाइफन लगा दूं, मैं नाउन में बहुत डिटेल में बताया था आपको, 5 के, ये बहुत क्वेश्चन आता है, 5 के बाद यदि मैंने ये हाइफन लगा दिया तो S नहीं लगाओगे, क्योंकि आपको ध्यान रखना है हाइफन के बाद का नाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। आप 5 रुपीज करोगे, लेकिन 5 के बाद आपने हाइफन लगा दिया तो फिर रुपी करोगे, रुपीज नहीं कर सकते। ओके, तो हाइफन के बाद का ध्यान रखना, नाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। ओके, यदि आप यहां हाइफन लगा दोगे, माइल्स नहीं करोगे, माइल करोगे। तो इट का यूज किसके लिए करते हैं आप, डे के लिए, डेट के लिए, टाइम के लिए, वेदर के लिए। और दूसरी बात, इट जो है इज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब, इट के बाद सिंगुलर वर्ब आती है। ओके, अब देखो ये कुछ सेंटेंस हैं, इनमें से आपको बताना है विच इज इनकरेक्ट, इसमें से गलत कौन सा है। देयर इज अ गर्ल, देयर आर गर्ल्स, देयर इज द गर्ल्स, यहां पे क्या आ गया, द गर्ल्स, और यहां पे क्या आ गया, आई एम सॉरी, देयर नहीं, इट इज द गर्ल्स, और यहां आ गया इट इज गर्ल। तो इट इज द गर्ल्स ही इज टॉकिंग अबाउट, ये लड़कियां हैं जिनके बारे में वो बात कर रहा है। इट इज द गर्ल, यह लड़की है वो जिसके बारे में वो बात कर रहा है। और देयर इज अ गर्ल, देयर आर गर्ल्स। और 5th वन है ऑल आर करेक्ट, सब सही है। अब देखिए मैंने पूछा है कि इनकरेक्ट कौन सा है, तो इनकरेक्ट ढूंढो कौन सा इनकरेक्ट है। देखो मैंने कहा देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, अब वर्ब यहां से देखेंगे, ए गर्ल सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ इज लगाया हुआ है, तो सही, ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो फिर देयर, तो गर्ल्स है, गर्ल्स प्लूरल होता है, तो प्लूरल के साथ मैंने प्लूरल वर्ब लगाई हुई है, तो ये भी सही है। ठीक है, अब 3rd और 4th, मैंने आपको बताया कि इट के बाद सिंगुलर वर्ब भी आती है। आप उल्टा मत कर दे, कई बार क्या होता है आप हियर, देयर और फॉलोइंग को पढ़ते पढ़ते दिमाग इतना खराब हो जाता है कि आप क्या करते हो, यहाँ पर भी देखने लग जाते हो कि ओ गर्ल्स तो आर आएगा, नहीं ऐसा नहीं करना है। इट के साथ तो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आएगी, भले उसके बाद जो है, क्योंकि इट जो है डमी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा है, इट नहीं होता, हियर देयर द फॉलोइंग जो है डमी सब्जेक्ट होते हैं, इट नहीं होता। इट के बाद तो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आएगी, भले आप यहाँ गर्ल्स करें या गर्ल करें, ध्यान रखना। तो देखो इट इज द गर्ल्स ही इज टॉकिंग अबाउट, यह लड़कियां हैं, यह वो लड़कियां हैं जिनके बारे में बात कर रहा है, और यह वह लड़की है जिसके बारे में वो बात कर रहा है। तो गर्ल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ये भी सही, ये भी सही। तो आपने देखा चारों सही, तो आंसर क्या होगा आपका, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और हमारे साथ गलती क्या हो जाती है, हम हियर, देयर और द फॉलोइंग को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, फिर इट के साथ भी वैसा ही कर देते हैं। इट डमी सब्जेक्ट नहीं है, हियर, देयर और द फॉलोइंग तो डमी सब्जेक्ट है, लेकिन इट नहीं है। ओके, इट्स ओके, फाइन। नेक्स्ट देखिए आप लोगों के लिए इन सबकी जो है PDF में
भेजता हूँ, इसीलिए बार बार मैं जैसे कुछ भी और भी लिखता हूँ तो फिर मैं एक ही स्लाइड के 2-3 बार फोटो खींच लेता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सब कुछ जो कुछ भी मैं लिख रहा हूँ एक एक चीज़ आपके पास जो है पीडीएफ में भी हो, क्लासरूम नोट्स आप बना रहे हो उसमें भी हो, हर तरीके से मैं सारी चीज़ें आपको देना चाहता हूँ। बिल्कुल खुले दिल से मैं आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ कि मैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आया हूँ तो मेरा लक्ष्य ये है, मेरा टारगेट ये है कि इंग्लिश में कोई बच्चा कहीं परेशान नहीं हो और उसको किसी भी तरीके की शुल्क देने की ज़रूरत नहीं पड़े। निःशुल्क रूप से वो इस चैनल पे आराम से पढ़े, जो भी कोर्स पढ़ना है सारे के सारे कोर्सेज के लिए यहाँ पर फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल होगी। मेरा यही लक्ष्य है और इस लक्ष्य को मैं पूरा करूँगा आपके लिए, ये मेरा आपसे वादा है। फिर देखिए नेक्स्ट, देखिए आप, सॉरी, आपके सामने एक सेंटेंस है, फर्स्ट 3 बॉयज हैज आएगा या हैव आएगा, क्वालिफाइड फॉर दिस पोस्ट। पहले 3 जो हैं इस पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं, हैज आएगा या हैव आएगा। अब एक चीज समझिए, 2 तरीके के नंबर होते हैं, एक होता है कार्डिनल और नंबर 1 ऑर्डिनल। 2 तरीके के नंबर्स होते हैं, एक होता है कार्डिनल और एक होता है ऑर्डिनल्स। कार्डिनल का मतलब है जैसे आप कहते हो 1 2 3 4 5 इस तरीके से सो ऑन, ये होता है कार्डिनल। एक होता है ऑर्डिनल, ऑर्डिनल का मतलब होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, जैसे आप कहते हो फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से सो ऑन। तो ये कार्डिनल नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ऑर्डिनल होते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, तो पहली बात तो ध्यान रखिए कि कार्डिनल नंबर्स में एक को छोड़कर, एक्सेप्ट 1, एक को छोड़कर यदि कोई सा भी कार्डिनल नंबर आ जाए, एक्सेप्ट 1, एक को छोड़कर कोई सा भी कार्डिनल नंबर आ जाए तो प्लूरल वर्ब आती है। तो कैसी वर्ब आती है? प्लूरल वर्ब। कार्डिनल नंबर एक को छोड़कर, एक्सेप्ट 1, एक को छोड़कर कोई सा भी कार्डिनल नंबर आ जाए तो वर्ब जो है कैसी आती है? सिंगुलर आती है। आई एम सॉरी, वर्ब जो है प्लूरल आती है, प्लूरल वर्ब आती है। कार्डिनल नंबर में एक को छोड़कर कोई सा भी कार्डिनल नंबर आए तो वर्ब क्या आती है? प्लूरल आती है। ठीक है, अब देखिए, यदि आपके किसी सेंटेंस में कार्डिनल और ऑर्डिनल दोनों ही नंबर आ जाएं, आपके सेंटेंस में कार्डिनल और ऑर्डिनल दोनों ही नंबर आ जाएं, तो उनका जो ऑर्डर है या सीक्वेंस है, सीक्वेंस कह सकते हो, ऑर्डर कह सकते हो, क्रम, तो उनका क्रम क्या होगा? आप पहले लिखेंगे ऑर्डिनल और फिर लिखेंगे कार्डिनल। पहले आप लिखेंगे ऑर्डिनल और फिर लिखेंगे कार्डिनल। तो मैंने ऐसा ही किया है, सबसे पहले तो क्या लिखा है? ऑर्डिनल। ऐसे नहीं करेंगे 3 फर्स्ट, सबसे पहले मैंने क्या लिखा है? ऑर्डिनल और उसके बाद लिखा है कार्डिनल। तो ये सीक्वेंस होता है। ठीक है, अब आपने देखा कि 3 है तो वॉइस प्लूरल किया। मैंने आपसे कहा कि कार्डिनल नंबर में एक के अलावा, यहाँ तो 3 है, एक के अलावा जितने भी कार्डिनल नंबर है उनके साथ वर्ब कैसी होती है? प्लूरल होती है। तो ये सही है और ये गलत है। ओके फाइन। एक बात और ध्यान रखना जो कि ब्लंडर है, बहुत बड़ी मिस्टेक है जो कई बच्चे करते हैं, आपको नहीं करनी है। कई लोग क्या करते हैं, आपने ये देखा होगा, इस तरीके से लिख देते हैं कि किस में पढ़ते हो कि BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ST ND। कई लोग कह देते हैं भाई किसकी तैयारी कर रहे हो? कि सेकेंड ग्रेड की हो। आपने देखा होगा सेकेंड ग्रेड। ये सब गलत हैं, ऐसे नहीं करते। ध्यान रखना, जब भी आपको ऑर्डिनल नंबर लिखना है तो ऑर्डिनल नंबर में कभी भी ST ND RD वगैरह नहीं लगाते, ये ब्लंडर है, गलत है। आपको यदि फर्स्ट ग्रेड वगैरह लिखना है, देखिए मैं आपको बता देता हूं, मान लो आपको फर्स्ट ग्रेड, यदि आपको ST ND RD वगैरह लगाने का शौक है, आप लिखना चाहते हो, यदि आपको लिखना है सेकेंड ग्रेड तो आप ऐसे लिखें, सेकेंड ग्रेड, ये सही है। और यदि आप ऑर्डिनल नंबर्स में लिखते हो तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ऐसे नहीं लिख सकते। यदि आपने ऐसे लिख दिया तो वो गलत है, ये सही है। तो आपको क्या ध्यान रखना है?
ऑर्डिनल नंबर में कभी भी एस टी एन डी आर डी वगैरह नहीं लगाना है, आपको बहुत जगह लिखा हुआ मिल जाएगा, वो गलत है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, एस टी एन डी आर डी वगैरह यदि आप लगाती हो तो केवल किस में लगाएंगे, कार्डिनल नंबर्स में, ठीक है ना, ऑर्डिनल नंबर्स में। ये ऑर्डिनल नंबर है, ऑर्डिनल नंबर में नहीं लगाओगे, ठीक है। ये कैसे नंबर हैं, ऑर्डिनल नंबर। ठीक है, ध्यान रहेगा, ओके। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, 2/3 ऑब्लिक थर्ड्स बुक हैव बीन टॉर्न। 2/3 ऑफ द बुक्स हैज ऑब्लिक हैव बीन टॉर्न। नेक्स्ट है 2/3 ऑफ हिज बुक हैज ऑब्लिक हैव बर्न्ड, और 1/4 ऑफ द मैरिनर्स हैज ऑब्लिक हैव सीन द एल्बेट्रॉस। अब देखिए, इन सेंटेंसेस में जब हम पढ़ें तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं फ्रैक्शन। देखो मैंने कहा 2/3 ऑफ द बुक हैज बीन टॉर्न। देखो सबसे पहले तो आप इस वर्ड को देख लीजिए, TORN। इस पर बहुत क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, इस पर बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। समझिए, एक वर्ड होता है TEAR एज अ वर्ब, जिसका प्रोनाउंसिएशन होता है टेयर। बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए, जिनको नहीं आता मैं वैसे भी लिख देता हूं, टेयर। प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, टेयर। टेयर, टेयर का मतलब होता है चीरना, फाड़ना। इसका सिनोनिम होता है RIP, रिप। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई ये चीजें। TEAR वर्ब, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है टेयर। इसको क्या बोलते हैं, टेयर। टेयर का मतलब चीरना, फाड़ना। यदि वर्ब है तो उसकी फॉर्म्स भी होंगी, वर्ब है तो उसकी फॉर्म भी होंगी। तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है TEAR की, सेकंड फॉर्म होती है TORE, और थर्ड फॉर्म होती है TORN। ये इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है। एक और वर्ड होता है जिसका प्रोनाउंसिएशन होता है TEAR, और ये वर्ब होता है जिसका मतलब होता है आंसू। इसका मतलब क्या होता है, आंसू, और इसका प्रोनाउंसिएशन होता है टीयर। आप सब जानते हो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, टीयर। ये मैंने ट्रांसक्राइब भी कर दिया। अच्छा, हिंदी में भी लिख देता हूं, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है टीयर। देखिए, एक शब्द है TEAR, ये एज अ वर्ब, नाउन होता है। देखो TEAR, टीयर एज अ वर्ब, टीयर प्रोनाउंसिएशन होता है, इसका मतलब होता है चीरना या फाड़ना। सेकंड होता है TEAR, उसका प्रोनाउंसिएशन होता है टीयर, और वो नाउन है, उसका मतलब होता है आंसू। फिर एक और वर्ड होता है TEAR, उसका प्रोनाउंसिएशन भी यही होता है टीयर। उसका प्रोनाउंसिएशन भी क्या होता है, टीयर, और उसका मतलब होता है रो। उसका मतलब क्या होता है, रो, RO, रो, कतार, या फिर कह सकते हो LAYER, लेयर, वन अबव द अदर। उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, रो, कतार या परत, वन अबव द अनदर, एक के ऊपर दूसरी। आप जैसे जब ट्रेन के टिकट बुक कराते हो तो आपने ये वर्ड सुना होगा कि 2 टियर AC। आप कहते हो AC का टिकट कराया है, कौन सा, 2 टियर AC। कई बार आप कहते हो 3 टियर AC। अब देखो 2 के बाद मैंने हाइफन लगाया इसलिए S नहीं लगाया। यदि मैं हाइफन हटा देता तो मुझे टीयर्स करना पड़ता। तो वो आपने देखा होगा, ट्रेन में जब आप टिकट बुक कराते हो, ट्रेन में आप सफ़र करते हो AC में या नॉन AC में, स्लीपर में, तो आपने देखा होगा रो होती है, एक सीट होती है, फिर बीच की सीट होती है, फिर ऊपर सीट होती है। तो रो हो गई कतार, रो या लेयर। तो रो या लेयर, ठीक है। उस टीयर का मतलब क्या होता है, रो, कतार, रो या लेयर, वन अबव द अनदर, एक के ऊपर दूसरी, तो उसे कहते हैं टीयर। उसका भी प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, टीयर। तो आप जानते हो कि उसमें कहते हैं, आपने कहा कि 2 टियर AC। 2 टियर AC का मतलब फिर उसमें 2 ही सीट होंगी, 3 नहीं होंगी। और जो AC फर्स्ट क्लास जिसको आप बोलते हो उसमें एक ही सीट होती है। 3 टियर AC मतलब 3 लेयर होती हैं। आपने जैसा केक देखते हो, केक, आपने केक देखा होगा, आपने देखा होगा कई जो है सेलिब्रिटीज़ वगैरह होते हैं, हम तो छोटा मोटा सा केक खा के काम चला लेते हैं ना। आप केक का ज़माना आ गया, पहले वो भी नहीं था, है ना। आपने देखा होगा उनका इतना बड़ा सा केक होता है, बहुत बड़ा सा, उसमें लेयर्स होती हैं भाई, 2-3 मंजिल, ठीक है ना। जैसे उनके घर होते हैं ना, इसी तरीके से उनके क्या होते हैं, वो केक होते हैं 1, 2, 3 लेयर्स के, है ना। तो वो जो लेयर्स वाला जो केक होता है उसी को बोलते हैं, आप कहते हैं भाई 3 टियर का आप केक दे दो, यानी 3 मंजिला केक,
3 परत एक के ऊपर एक। ओके, तो एक शब्द क्या हो गया आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, तीनों ध्यान रखना, एग्जाम में पूछेंगे आपको। पहला TEAR, टेयर, चीरना फाड़ना, इसका सिनोनिम होता है रिप। सेकंड वर्ड है TEAR, और देखो इस जो वर्ब है तो इसकी फॉर्म्स होंगी, तो इसकी फॉर्म क्या होगी, सेकंड होगी टोर, थर्ड टॉर्न। TEAR, टीयर मतलब आंसू, और एक होता है TEAR, स्पेलिंग वही है, उसका प्रोनाउंसिएशन भी वही है, टीयर। प्रोनाउंसिएशन दो समान प्रोनाउंसिएशन, मतलब होमोफोन, मैं बता चुका हूँ पहले, जो हमारी हायरार्की वाली क्लास थी उसमें होमोफोन वोकैबुलरी के बारे में बहुत डिटेल में बताया था। तो TEAR, टीयर, इसका मतलब होता है रो या लेयर। ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे ध्यान रखें, उसका मतलब होता है रो और लेयर वन अबव द अदर, उसकी भी स्पेलिंग TEAR होती है। तो तीनों की स्पेलिंग अलग, सॉरी तीनों की स्पेलिंग सेम, जबकि इन दो का प्रोनाउंसिएशन एक जैसा, इसका अलग, और तीनों का मतलब अलग है, तीनों का मीनिंग जो है वो अलग है। तो हम इसकी बात कर रहे थे, हमने बात किसकी की थी, हमने फर्स्ट सेंटेंस पढ़ा था तो इसमें एक वर्ड आ गया तो मैंने आपको उसको समझाया। तो 2/3 ऑफ द बुक हैज़ आएगा या हैव आएगा, यहाँ पर हैज़ आएगा या हैव आएगा, यहाँ पर भी हैज़ आएगा या हैव आएगा, और यहाँ पर भी हैज़ आएगा या हैव आएगा। द इम्पॉर्टेंट थिंग, मेन बात ये हम देखना चाह रहे हैं कि भाई इसमें सिंगुलर वर्ब आएगी या प्लूरल वर्ब आएगी। चलो इसके बारे में क्लास बड़ी हो जाएगी, हम कल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अगेन आप लोगों का बहुत बहुत दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मैं आपको वर्ड्स मेरे पास है नहीं, ठीक है ना, ठीक है ना, वर्ड्स आर बेगर टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, वर्ड्स मेरे पास ख़त्म हो गए हैं उनको कहने के लिए, इसलिए मैं कह नहीं सकता, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत बहुत थैंक्स। और आप लोगों के ये जो मेरा सहयोग आप लोगों ने किया है, इतना कॉपरेशन किया है, उसकी वजह से मैंने आपके लिए अनाउंसमेंट किया है कि आपको फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सबकी क्लासेस यहाँ पर फ्री में आपको मिलेंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बताएं, जैसे जैसे स्टूडेंट्स मेरे को व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दें मेरे पे कि कौन सी क्लास को सबसे पहले स्टार्ट करवाना चाहते हैं, और जिसमें बच्चे ज़्यादा मैसेज करेंगे वही क्लास में स्टार्ट कर दूंगा। और ध्यान रखना, जो क्लास स्टार्ट कर दूंगा उसमें 100% आपका पेपर उससे बाहर नहीं जाने दूंगा, ठीक है। आपको पूरी कोशिश करूंगा कि एक भी ऐसा वर्ड नहीं हो एग्जाम का जो आपके इससे बाहर आ जाए, किसी भी तरीके, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। एक बार स्टार्ट हो जाए, आप देखना, आपको पता लग जाएगा कि कहीं किसी तरीके की उसमें समस्या ही नहीं आएगी। उन बच्चों के लिए जो कोर्सेज कई बार परचेज कर चुके हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाते, कभी यहाँ से किया, कभी वहाँ से किया, कभी ये बुक परचेज़ की, कभी बुक परचेज़ की, एक बार आप फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस को भी देखें, निःशुल्क क्लासेस को भी देखें, और मैं आपसे वादा करता हूँ ये निःशुल्क क्लासेस जो है आपको निश्चित रूप से सफलता लाएंगे। और क्योंकि मेरा लक्ष्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आने का ये है कि इंग्लिश की वजह से किसी बच्चे का सिलेक्शन रुके नहीं, और कोई भी बच्चा जो पैसे नहीं दे सकता हो, जिसकी स्थिति नहीं हो ऐसी, या कई बार पैसे दे के परेशान हो गया हो, उसके लिए मुफ्त में, निःशुल्क में ये क्लासेस दी जाएँ। अब मैं इस काम कर रहा हूँ तो आप लोगों का सहयोग इतना है कि आप लोग इन बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, उससे कहें इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इन वीडियोस को शेयर करें। आपने ऐसा किया है, इसी का रिज़ल्ट है कि हमें इतनी जल्दी इसके रिज़ल्ट्स मिले हैं। थैंक यू।